हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी जो टीपीए की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्शनेबल क्लेम पढ़ लिया, हमने गिफ्ट पढ़ लिया, हमने एक्सचेंज पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं लीज़ को। लीज़ हमारा चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, सेक्शन 105 से शुरू होता है लीज़ और सेक्शन नंबर आपका 117 तक ख़त्म होता है। ठीक है, 117 तक, 105 से लेके 117 तक सारा कवर करना है लीज़ का टॉपिक। देखो लीज़ है क्या, आइए लीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लीज़ में क्या होगा, ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये बी को जाएगी। अब बी को जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ का है, राइट टू enjoy पोजेशन। ठीक है, अब जो ये लीज़ है वो जो इंटरेस्ट दिया गया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है या फिर वो परपेचुटी में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो लीज़ आप दोगे, ट्रांसफ़र जब आप करोगे, ये ट्रांसफ़र आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो या आप इम्प्लाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं। जो लीज़ में आप कंसिडरेशन लोगे वो कैसे होगी, जैसे अगर देखो कंसिडरेशन जो है या तो आप अभी एडवांस जमा करा दो या फिर आप पीरियोडिकली जमा करा दो, पीरियोडिकली या फिर स्पेसिफिक ओकेजन्स पे जमा करवा दो। अगर तो आप एडवांस जमा करवाते हो या प्रॉमिस करते हो, पे करते हो या प्रॉमिस करते हो, इसे कहते हैं हम प्रीमियम। ठीक है, ये एडवांस यानी कि जो प्राइस अगर आप पे कर रहे हो या प्रॉमिस टू पे कर रहे हो, इसे कहते हैं प्रीमियम। और अगर कोई भी चीज़ आप इन चीज़ों में करते हो पीरियोडिकली या स्पेसिफिक ओकेजन्स में, इसे कहते हैं रेंट। रेंट आप कैसे चुका सकते हो, मनी के ज़रिए, शेयर के ज़रिए, शेयर इन क्रॉप्स, सर्विस रेंडर करके या अदर वैल्यूएबल थिंग्स देके। अदर वैल्यूएबल थिंग्स देके आप रेंट पे कर सकते हो। तो रेंट कर दिया या प्रीमियम पे कर दिया। लीज जो है सर्टेन टाइम के लिए होगी, परपेचुटी में हो गई, एक्सप्रेस हो गया ट्रांसफ़र, इम्प्लाइड हो गया ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया। चलो देखो अब क्या है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टेन टाइम और इन परपेचुटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड। अब प्राइस पेड और प्रोमिस क्या होता है, प्राइस इज कॉल्ड अ प्रीमियम। तो प्राइस जो पे कराया, प्रॉमिस करा आपने, प्रीमियम होता है। और जो मनी, शेयर, सर्विस, अदर थिंग वगैरह करते हैं उसे कहते हैं हम रेंट। ठीक है, अब वो बंदा जो है ट्रांसफरी उसको मिल जाएगी, अब वो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लेगा। अगर जो ट्रांसफरर है, अब देखो जो ए है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, इसे कहते हैं लेसर और बी को कहते हैं लेसी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपना 106 के बारे में। ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अ लोकल यूसेज। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ और यूसेज टू द कॉन्ट्ररी, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। देखो अगर तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई लोकल लॉ है, यूसेज है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी मान के चलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जनरल रूल क्या हो गया, मतलब टीपीए के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर तो आप लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के देते हो और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज दोगे, किसके लिए यूज़, किसके लिए होगी, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो लीज जो होगी वो हमेशा ईयर टू ईयर बेसिस पे होगी। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, अब टर्मिनेट करवाना है जैसे एग्जाम्पल आपको, चलो इसके बारे में डायग्राम बनाते हैं। लीज जो है वो दो तरीके की होगी, एक एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए, और दूसरा आपका अदर देन दिस। अगर ऐसी लीज है तो वो ईयर टू ईयर बेसिस पे होगी, यानी कि आपको एनुअल रेंट देना पड़ेगा या प्रीमियम देना पड़ेगा। आप एनुअल
रेंट या प्रीमियम दोगे, और अगर इसकी जैसी है तो आप मंथली बेसिस पे भी दे सकते हो, मंथली टू मंथली बेसिस, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है अदर पर्पसेस के लिए, तो फिर वो कौन सी होगी, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अलग बना रखा आपने, वो आपके ऊपर है, ओके। अब आपको टर्मिनेट करवाना है, ये ईयर टू ईयर बेसिस पे टर्मिनेट करवाना है। मान लो लेसर चाहता है कि अब टर्मिनेट होए, या फिर लेसी चाहता है कि अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, इन दोनों से कोई भी बंदा टर्मिनेट करवाना चाहता है ये वाली रेंट को, ये वाली लीज़ को, तो आपको 6 मंथ्स का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, 6 मंथ्स एडवांस नोटिस। और ये वाला केस है मंथली टू मंथली बेसिस वाला, तो आपको 15 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। लेसर करवाना चाहता है तो लेसी को देगा, लेसर जो है लेसी को देगा, और ये ऐसे ही वाइस वर्सा इसको देगा अगर इसको टर्मिनेट करवाना है तो, ओके। अब आगे देखो, द पीरियड मेंशन शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस। वो जो 15 दिन 60 दिन जो 6 महीने हैं वो कब से रन होंगे, शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस। भले ही किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो, पीरियड जो मेंशन करा है वो कमेंस होगा फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ द नोटिस। तो आज आपने रिसीट कर दी, नोटिस मिल गया आज मेरे को, तो आज से आपके 15 दिन चालू हो जाएंगे, या आज से आपके 6 महीने चालू हो जाएंगे। जिसको भी नोटिस मिलेगा उसको टर्मिनेशन के वहाँ से उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा कि चलो अब ये सामने वाला जाने वाला है और मेरे पास टाइम है, 6 महीने का टाइम है, नया बंदा ढूंढ लूँ मैं, या नया घर ढूंढ लूँ मैं, नई लीज ढूंढ लूँ मैं, ठीक है। देखो, अगर मान लो ए लेसर है और वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है मैन्युफैक्चरिंग वाली है, अब ये बी जो है लेसी है। अगर वो चाहता है कि लेसी खाली कर दे घर, ठीक है, तो इसको उसने 6 महीने का नोटिस दे दिया। अब इसके पास 6 मंथ्स है अपने लिए नई लीज ढूंढने के लिए। ऐसे ही अगर ये 6 मंथ्स का नोटिस दे तो इसके पास 6 मंथ्स नया लेसी ढूंढने के लिए। ये क्या ढूंढेगा, नई लीज, और ये क्या ढूंढेगा, नया लेसी, ठीक है। अब आगे देखो, नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 shall not be deemed to be invalid merely because the period mentioned therein falls short of the period specified under that subsection, where a suit or proceeding is filed after expiry of the period mentioned in that subsection. Sorry guys, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ए जो है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 प्रॉपर्टी थी, एक ईयर टू ईयर बेसिस वाली और एक मंथ टू मंथ बेसिस वाली। इसमें कितना एडवांस नोटिस देना, 6 मंथ्स का, और इसमें कितना देना, 15 डेज़ का। अगर ये मान लो सिर्फ 3 महीने का नोटिस दे देता है, या 2 का दे देता है, या 1 का दे देता है, ये 5 दिन का देता है, या 10 दिन का देता है, तो इसने नोटिस दे दिया, उसने साथ साथ सूट फाइल कर दिया लेसी को निकालने का, ठीक है। तो ये जो सूट है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने सूट जो है ना वो अभी 2 महीने का नोटिस दे के ही कर दिया फाइल। तो ये सूट क्यों इनवैलिड हो जाएगा, लेसी बोलेगा कि सर 6 मंथ्स का नोटिस देना था, इस बंदे ने मुझे 2 महीने का ही नोटिस दिया है, तो इसको बोलो कि प्रॉपर नोटिस दे, तो इसलिए सूट जो है डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप जो हो 3 महीने का नोटिस ही देते हो, 3 मंथ्स का नोटिस देते हो, और 3 मंथ्स कुछ नहीं करते, बाकी 3 मंथ्स आप कुछ नहीं करते, और सूट फाइल करते हो आप 7वें महीने में, 7th मंथ में फाइल करते हो, तो बेशक आपने 3 महीने का नोटिस दिया था, लेकिन सूट तो आपका 7th मंथ हुआ है ना, तब आपको सूट 7th मंथ हुआ है, तो नोटिस इनवैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो आपने दे ही दिया कुल मिला के 6 महीने का, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मान लो 15 दिन का टाइम पीरियड था, आपने 5 दिन का नोटिस दिया, और 20वें दिन 20th डे पे जाकर आपने सूट फाइल करा, कोई चक्कर नहीं है, टाइम पीरियड तो आपने दे दिया कुल मिला के, तो ऐसे केस में नोटिस इनवैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने सूट नोटिस के जो टोटल टाइम पीरियड था उससे पहले फाइल कर दिया है, तो फिर आपका जो है सूट डिसमिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने नोटिस का पूरा टाइम पीरियड नहीं दिया उसको, ठीक है। अभी देखो सूट का फाइल हुआ, ये लाइन याद कर लेना, वेयर अ सूट प्रोसीडिंग इज फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन दैट सबसेक्शन, तब इनवैलिड नहीं होगा। कब इनवैलिड नहीं होगा, तब ये इस कंडीशन में, ये बात याद रखना इसको आप। अब आगे क्या है, जो नोटिस होगा आप कैसे दोगे, आप नोटिस जो होगा वो राइटिंग में होगा, साइंड होगा बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन गिविंग इट, ठीक है। आप पोस्ट के जरिए दोगे जिसको आपने देना है, ठीक है।
या फिर आप टेंडर कर सकते हो या डिलीवर कर सकते हो पर्सनली जाके, या तो उसके फैमिली मेम्बर को दे सकते हो, या अगर उसको कोई सर्वेंट रहता है उसके रेजिडेंस पे उसको भी आप दे सकते हो, ठीक है। या तो आप जो है अपना अगर टेंडर या डिलीवरी प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रही है तो फिर आप उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पे अफिक्स भी करके आ सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो आप? साइन करना पड़ेगा आपको, पोस्ट के जरिए भेज सकते हो, टेंडर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, और अगर डिलीवरी टेंडरिंग ये सब नहीं हो रहा तो सर्वेंट को दे दो रेजिडेंस के, या फिर आप वहाँ पे चिपका के आ जाओ कॉन्स्पिशियस पार्ट पे। अब आगे देखते हैं। लीज हाउ मेड। अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर या रिजर्विंग अ ईयरली रेंट कैन बी मेड थ्रू अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर साल टू साल वाली बेसिस वाली लीज है, या जहाँ पर आपने 1 साल से ऊपर की लीज करी है, या जहाँ पर आपने 1 साल का रेंट रिजर्व करा है, तो ऐसे केस में जो लीज होती है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई लीज़ है तो फिर आपकी मर्जी है कि आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए करवाना चाहो उसके जरिए करवा लो, या आप ओरल एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट अगर करवाते हो आप तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, आप डिलीवरी कर दोगे पोजेशन की, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट करवाना चाहो करवा लो, लेकिन आपको पोजेशन की डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब आगे क्या है, अगर तो आप लीज जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए करवाते हो, ठीक है, सच इंस्ट्रूमेंट, और अगर कई सारे एक साथ मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट है तो ईच इंस्ट्रूमेंट जो है शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द लेसर एंड लेसी। तो जैसे मैंने रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट करवाया, ठीक है, इस पर जो साइन होंगे लेसर के भी होंगे और लेसी के भी होंगे, चाहे कितने भी इंस्ट्रूमेंट हो, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने मर्जी हो, सब पे दोनों के साइन होंगे, ठीक है। अब प्रोवाइडेड डैट स्टेट गवर्नमेंट, जो देखो यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, मैंने आपको बोला कि जो अदर लीजेज होती हैं, अदर लीजेज उसके अंदर आपकी मर्जी है कि रजिस्टर करवाना करवाओ, नहीं करवाना ना करवाओ। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट कर सकती है कि जो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन कौन सी, ईयर टू ईयर वाली, 1 ईयर वाली, रिजर्विंग वाली, यानी कि ये लीज की बात हो रही है, ये लीजेस की बात हो रही है, तो उसके अंदर क्या है कि ये आप अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही के जरिए करो, जिसको इसमें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, इवन डिलीवरी करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने आपको बोला था ना कि ओरल एग्रीमेंट जो होगी उसमें डिलीवरी होना ज़रूरी होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकते हैं कि विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी आप कर सकते हो, ओके।